तो पहला है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि दो या दो से ज़्यादा वेव अगर सुपर इम्पोज होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनका वेक्टर सम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर y1 और y2 ऐसे काफ़ी सारी वेव सुपर इम्पोज हो गई तो रिजल्टेंट आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। फॉर एग्जाम्पल दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड है a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2। इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ के ऊपर सुपर इम्पोज होता है। तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका एम्पलीट्यूड आएगा a1 प्लस a2। इसी तरह से दो वेव है, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ के ऊपर सुपर इम्पोज होता है, इसका ट्रफ इसके क्रस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही। तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका एम्पलीट्यूड होगा a1 माइनस a2। अब ये दो वेव है, अब ये इसका क्रस्ट ना तो एग्जैक्टली इसके क्रस्ट के ऊपर गिर रहा ना इसके ट्रफ के ऊपर गिर रहा। इसमें ये वाली वेव जो है इसने x डिस्टेंस पहले चलना शुरू कर दिया और इसने x डिस्टेंस बाद में चलना शुरू किया। तो इसके द्वारा जो पाथ ट्रेवल्ड होगा और इसके द्वारा जो पाथ ट्रेवल्ड होगा तो उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो क्योंकि इसने x डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल्ड किया है तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस है x। पाथ डिफरेंस की हमें कम ज़रूरत होती है, फेज डिफरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में जो रिलेशन है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। इनको डिवाइड कर दो तो पाथ डिफरेंस बाय फेज डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई। तो अगर हमें पाथ डिफरेंस पता होगा तो इस फॉर्मूले से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। और इस सिचुएशन में ये दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड है a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2। ये सुपर इम्पोज हुई तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो आया वेक्टर फॉर्मूले से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi अंडर द रूट। दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो। जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी a1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, जो सेकंड वेव है उसकी इंटेंसिटी a2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो r स्क्वायर की जगह हमने i, a1 की जगह हमने i1, a2 स्क्वायर की जगह i2 और a1 a2 की जगह अंडर रूट i1 i2 रख दिया। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो इंटेंसिटी हमने निकाली i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? ये इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos phi 1 होगा। cos phi को हमने 1 पुट कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? ये इंटेंसिटी मिनिमम तब होगी जब cos phi होगा -1। तो cos phi को रख दिया हमने -1, ये बन गया अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको दे दिया i1 है 16, i2 है 1, तो आप i मैक्सिमम और i मिनिमम का रेशियो बताओ। तो i1 को हम 16 रख देंगे, i2 को 1 रख देंगे, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 3, 5 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 25/9। उल्टा भी आता है, आपको ये बोल देंगे i मैक्सिमम और i मिनिमम का रेशियो है, जैसे कि बोल दिया 144 रेशियो 81, तो आप ये बताओ i1 और i2 का क्या रेशियो है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 144 ओवर 81, अंडर रूट हो जाएगा 12 ओवर 9 हो जाएगा। 12 ओवर 9 i1 और i2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा i1 और i2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब दो वेव सुपर इम्पोज करें और उनकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड अलग अलग हो। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं और उनकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड सेम होती है। रादर इस केस में ये जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, ये हमें प्रूफ भी करना है।
तो हमने मान लिया दो वेव हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और एक की इक्वेशन है a cos ओमेगा टी, दूसरे की इक्वेशन है a cos ओमेगा टी प्लस 5, वो दोनों सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो रिजल्टेंट वेव की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो एक वेव है हमारी a cos ओमेगा टी, दूसरी वेव है a cos ओमेगा टी प्लस 5, दोनों सुपर इम्पोज कर गई। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है रिजल्टेंट होगा इन दोनों का सम। तो a cos ओमेगा टी को और a cos ओमेगा टी प्लस 5 को हमने सुपर इम्पोज कर दिया। a ले लिया कॉमन, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5 पर ये फॉर्मूला लगा दिया, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 11th क्लास में था ये। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, 2 cos c प्लस d बाई 2 आएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, c माइनस d बाई 2 आएगा 5 बाई 2। अब इसमें जो कांस्टेंट है जैसे कि 2a cos 5 बाई 2 वो सारे इकट्ठे क्लब कर दिए, और ये cos ओमेगा टी प्लस 5 एक t का फंक्शन है, ये अलग कर दिया हमने। तो ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ये इन दोनों वेव के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड है। तो ये 2a cos 5 बाई 2 रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को हम r से डिनोट कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 2a cos 5 बाई 2, स्केयर कर दिया, r स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर cos स्केयर 5 बाई 2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी r स्केयर के प्रोपोर्शनल है, और जो ये वेव थी जो पहले सुपर इम्पोज हुई उनकी इंटेंसिटी a स्केयर के प्रोपोर्शनल है। तो हमने r स्केयर की जगह i रख दिया और a स्केयर की जगह i1 रख दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जब दो वेव सेम इंटेंसिटी की सुपर इम्पोज करेंगी तो ये रिलेशन आएगा। अब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो वेव हैं, दोनों सुपर इम्पोज कर गई, जब उनके बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस था तो इंटेंसिटी थी k। आप ये बताइए इंटेंसिटी तब कितनी होगी जब उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय 3 का। तो इंटेंसिटी थी k जब फेज डिफरेंस था 2 पाई, इंटेंसिटी हमें पता करनी है जब फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई 3। तो इंटेंसिटी थी I जब फेज डिफरेंस था 2 पाई, इंटेंसिटी मान ली I डैश जब फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई 3। तो इस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और डिवाइड कर दिया, 4i1 से 4i1 कट गया, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, और इंटेंसिटी इनिशियल k थी, फाइनल हमें पता करनी है, तो 4 आ गया, ये 4 नीचे आ जाएगा तो I डैश की वैल्यू k/4 आ जाएगी। सेम टू सेम यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दो वेव थी, दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं, पहले उनके बीच में पार्ट डिफरेंस था लैम्डा, तो इंटेंसिटी थी k, जब पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाय 3 तो इंटेंसिटी बताओ कितनी हो गई। तो लैम्डा पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्ड टू 2 पाई फेज डिफरेंस, और लैम्डा बाय 3 पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्ड टू 2 पाई बाय 3 फेज डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो हमने बताया पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में, x/5 इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई। तो यहाँ x को अगर मैं लैम्डा रखूंगा तो 5 2 पाई आएगा, और फिर हम ऐसे ही प्रोसीड कर देंगे। x को अगर मैं लैम्डा बाय 3 रखूंगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3 आएगा, और हम ऐसे ही प्रोसीड कर देंगे। तो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 4i1 cos स्क्वायर 5 बाय 2। अब हमारे पास दो तरह के सोर्स होते हैं, एक कोहेरेंट सोर्स होते हैं, एक इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं कि दो सोर्स हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई पॉइंट अगर हम चूज कर लें तो उस पॉइंट पर अगर 2 पाई फेज डिफरेंस है तो 2 पाई ही फेज डिफरेंस रहेगा उस पर। तो कोहेरेंट सोर्स सेम फ्रिक्वेंसी के होते हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर कोहेरेंट सोर्स होंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी 4i1 cos स्क्वायर 5 बाय 2। ये मैक्सिमम तब होगी जब cos 5 बाय 2 या तो +1 होगा या -1 होगा, यानी कि 5 बाय 2 पाई के मल्टीपल में होगा, 5 2 पाई के मल्टीपल में होगा।
तो फाई की वैल्यू अगर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 2n पाई है, तो करस्पॉन्डिंग x यानी कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में है 0, लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, तो उन पॉइंट्स पर क्या होगा, आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। इंटेंसिटी मिनिमम आपको कब मिलेगी? इंटेंसिटी मिनिमम आपको तब मिलेगी जब cos फाई बाई 2 होगा 0। cos फाई बाई 2 0 होगा, फाई बाई 2 2n माइनस 1 पाई बाई 2 होगा, फाई की वैल्यू 2n माइनस 1 पाई होगी, फाई की वैल्यू होगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n माइनस 1 पाई, और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा के मल्टीपल में 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी हमारी होती है 4i1। और जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2 के ओड मल्टीपल पे, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, उन पॉइंट पर इंटेंसिटी होती है मिनिमम 0। पर आप एक रूम ले लो, रूम में 2 लाइट सोर्स ऑन कर दो, तो कोई पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर इंटेंसिटी 0 हो। कोई पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां इंटेंसिटी यूजुअल इंटेंसिटी से ज़्यादा हो। तो रूम में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्म नहीं होते? क्योंकि जो 2 लाइट सोर्स आपने लिए हैं वो इनकोहेरेंट है, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है। वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेगी रेडिएशन, तो वहाँ पर फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो उससे होगा क्या, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम इतनी जल्दी फॉर्म होंगे कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट इंटेंसिटी नज़र आएगी, एक एवरेज इंटेंसिटी नज़र आएगी। उस सोर्सेज को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। तो रूम में क्या होता है, सोर्स हमारे होते हैं इनकोहेरेंट, तो फाई रैपिडली चेंज होता है, फाई रैपिडली चेंज होता है, और ये 10 की पावर माइनस 9 सेकंड में चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो फॉर्म होंगे आपकी आंख पकड़ भी नहीं पाएगी उनको। तो उस सिचुएशन में हमारी आंख को एवरेज इंटेंसिटी नज़र आएगी इसकी, ये एवरेज का निशान है। cos स्क्वायर फाई बाई 2 का फॉर्मूला है 1 प्लस cos फाई बाई 2। cos फाई का एवरेज बेटा 0 होता है, क्योंकि cos फाई का ग्राफ ऐसा होता है, हाफ ऑफ द टाइम पॉजिटिव, हाफ ऑफ द टाइम नेगेटिव, हाफ ऑफ द टाइम नेगेटिव, हाफ ऑफ द टाइम पॉजिटिव। तो cos फाई का जो एवरेज आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए रिजल्टेंट एवरेज इंटेंसिटी जो आई वो हमारी कितनी आई, 2i1 आई। तो हमें एवरेज इंटेंसिटी जो नज़र आएगी इनकोहेरेंट सोर्सेज में वो 2i1 नज़र आएगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब 2 सोर्स अलग अलग कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो ही नहीं सकती। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है कि कोहेरेंट सोर्स लेने हैं और ऐसे पॉइंट हमें लाने हैं जहाँ पर इंटेंसिटी 4i1 हो, ऐसे पॉइंट हमें लाने हैं जहाँ इंटेंसिटी 0 हो। उसके लिए चाहिए हमें कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स होते ही नहीं है। तो यंग्स ने क्या किया, उसने एक सोर्स लिया, उसके सामने रखी एक स्क्रीन, और उस स्क्रीन में बना दी 2 स्लिट। अब ये जो दोनों स्लिट हैं ये इस सोर्स के वेव फ्रंट पर आएंगे, तो इस तरह से बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल जैसे कि ये खुद नए सोर्स हैं। तो इनसे जो वेव जाएगी उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर। तो इस सिचुएशन में P पॉइंट पर इंटेंसिटी ये होगी 4i1 cos स्क्वायर फाई बाई 2। अब P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, 4i1 होगी, या 0 होगी, या उनके बीच की कुछ होगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। जो S1 ने पाथ ट्रेवल्ड किया S1P, और S2 ने जो पाथ ट्रेवल्ड किया S2P, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा, उससे फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस को हम यहाँ पुट कर देंगे,
तो P की इंटेंसिटी आ जाएगी।